सभी का स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। हमारे लोकप्रिय कानून प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप सभी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम भारतीय वन अधिनियम से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। पेड़ और वन जीवनदाता होते हैं, लेकिन लोग अक्सर अपनी जरूरतों के लिए पेड़ों को काट देते हैं। वन कानून वन और पेड़ों को संरक्षित करता है और इस मायने में ये कानून अहम है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। आपका स्वागत है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा पहला नंबर है 0120612797। हमारा दूसरा नंबर है 0120612796 01206127967। दूसरा 01206127968। राम नरेश जी, आपका स्वागत है हमारे लीगल हेल्पलाइन में। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय वन अधिनियम की उद्देश्य क्या है। अंकिता जी, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 उसका मुख्य उद्देश्य है जी। वन और वन उपज यानी कि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कंजर्वेशन, उनका नियंत्रण और साइंटिफिक मैनेजमेंट करना, ये इनका एक मुख्य उद्देश्य है। ये जो अधिनियम है ये जो ब्रिटिश काल में बनाया गया था, जब ब्रिटिशर्स भारत पर राज किया करते थे, परंतु इस कानून का आज भी उपयोग भारत में होता है और ये वन कानून की एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बैकबोन के रूप में कार्य करता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये सुनिश्चित करना होता है कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जो अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सप्लॉयटेशन है वो ना हो और सरकार को इन जो संसाधनों पर एक प्रभावी नियंत्रण प्राप्त हो। अधिनियम राज्य को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी भूमि को रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या विलेज फॉरेस्ट घोषित कर सके। इससे ये स्पष्ट किया गया है कि किस भूमि पर सरकार का ओनरशिप है और किस पर निजी अधिकार यानी कि जो लिमिटेड प्राइवेट राइट्स है वो मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त ये कानून इलीगल फेलिंग यानी कि जो अवैध कटाई होती है वनों को, इलीगल ट्रांजिट जो अवैध परिवहन होता है, स्मगलिंग होती है लकड़ियों की, तथा जो भी वन के अंदर इंक्रोचमेंट होती है उसको रोकने के लिए एक पिनल प्रोविजंस भी प्रदान करता है, यानी कि ये सजा का प्रावधान भी करता है। अगर कोई अवैध कटाई हो या उनका वनों का जो लकड़ियों का अवैध परिवहन हो, स्मगलिंग हो या वनों के अंदर इंक्रोचमेंट है, तो ये दंडात्मक प्रावधान भी इस एक्ट के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। अधिनियम का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन करना होता है, ताकि हम अपनी जो भावी पीढ़ियां, हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उनको सुरक्षित रख सके। ये भी इसका एक उद्देश्य है। तो इस प्रकार ये अधिनियम केवल राज्य के जो रेवेन्यू पर केंद्रित ना होकर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का भी एक आधार है। जी, वन अधिकारी का कर्तव्य क्या है? देखिए अंकिता जी, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर का जो कर्तव्य है वो भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण उनका जो कर्तव्य है, विशेषकर जो रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने की प्रक्रिया में। जब राज्य सरकार किसी क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करने का एक प्रपोजल करती है, तब फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है, ताकि स्थानीय जनता के अधिकार का एक विधि पूर्वक निपटारा किया जा सके। फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर का पहला कर्तव्य है कि वह एक पब्लिक नोटिस जारी करे, ताकि स्थानीय लोगों से उनके जो भी क्लेम्स है उस फॉरेस्ट से रिलेटेड और उनके जो भी ऑब्जेक्शंस है उनको इनवाइट करें। जी, विलेज फॉरेस्ट क्या होते हैं? जैसे उनके ग्रेजिंग राइट्स होते हैं, यानी कि जो
जो जी पशुओं का चराई होती है जंगल के अंदर, उस टाइप का राइट्स हुआ, या कोई टिम्बर राइट्स यानी कि लकड़ी एकत्र करने का राइट है, या जल का उपयोग करने का राइट है, या कोई भी कस्टमरी राइट्स जी से जो है, इस टाइप के ये संबंधित राइट्स हो सकते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर इन दावों की जो इंक्वायरी करता है और एविडेंस को कलेक्ट करता है और सुनवाई करता है। उसके बाद वो निर्णय लेता है कि कौन सा अधिकार एडमिट किया जाए और किसे मॉडिफाई किया जाए या किसे रिजेक्ट किया जाए। यदि किसी व्यक्ति का अधिकार समाप्त किया जाता है तो उनको कंपनसेशन या ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट प्रदान की जाती जी है। इस प्रकार फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर का जो दायित्व है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार वनों का संरक्षण और जनहित के बीच एक बैलेंस को स्थापित करना होता है। जी 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 अंकिता जी। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें राज्य सरकार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत जी नोटिफिकेशन द्वारा संरक्षित घोषित करती है। जी ये वन न तो पूर्ण रूप से रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं और न ही ये प्राइवेट फॉरेस्ट होते हैं, बल्कि इनके ऊपर सरकार का जो नियंत्रण या कंट्रोल स्थापित होता है। जी और संरक्षित वनों में सरकार को यह अधिकार होता है कि वे वृक्ष की कटाई, चराई, शिकार और कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस को रेगुलेट करे। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो वनों का पूर्ण विनाश से बचाना, यानी कि वो प्रिवेंट करते हैं वनों की डिग्रेडेशन को और भविष्य में उन्हें आरक्षित वन में परिवर्तित करने की संभावनाएं को बनाए रखना भी इसमें एक उद्देश्य होता है। जी इन वनों में किए गए जो भी अपराध है उसमें पेनल्टी और जुर्माना लगाने की भी जो पावर्स होती है। इस प्रकार संरक्षित वन हम कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशनल अरेंजमेंट के रूप में ये कार्य करता है। जी अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जंगल के पेड़ अवैध रूप से काटने की रोकथाम कैसे की जाती है और इस अपराध की सजा और जुर्माना क्या है? जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई एक गंभीर अपराध है जी जी जिसकी रोकथाम के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 में सख्त प्रावधान किए गए हैं। जी वन विभाग द्वारा समय समय पर पेट्रोलिंग, सर्विलेंस और फॉरेस्ट चेक पोस्ट बनाए गए होते हैं जंगल जी के अंदर, और उनका एक गुप्त सूचना तंत्र भी है, जो उनका एक अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है। उसके माध्यम से जो भी अवैध गतिविधियां जंगल के अंदर जी हो रही होती हैं उनको रोका जाता है। अधिनियम की जो धारा 26 है यानी रिजर्व फॉरेस्ट से रिलेटेड, और जो धारा 33 है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से रिलेटेड, उनके अंतर्गत बिना अनुमति के पेड़ काटना, जंगल को नुकसान पहुंचाना या लकड़ी ले जाना एक दंडनीय अपराध है। जी इस अपराध में कोई भी अगर दोषी पाया जाए तो उनको कारावास कम से कम 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जी कई राज्यों में संशोधन के माध्यम से सजा और भी अधिक की गई है। तो जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई करने पर जो है ये एक अपराध है और उसमें सजा का प्रावधान एक्ट के अंदर दिया गया है। जी जी जंगल के पेड़ और संपदा से जुड़े क्या नियम कानून हैं? जंगल के पेड़ों और वन संपदा से संबंधित जो नियम है वो मुख्यतः भारतीय वन अधिनियम 1927 जी और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित जी है। इन कानूनों के अंतर्गत बिना अनुमति यानी विदाउट परमिशन के पेड़ काटना, लकड़ी परिवहन यानी टिम्बर का जो ट्रांजिट करना या शिकार करना और अतिक्रमण जी वनों के अंदर करना अपराध माना गया है। लकड़ी और वन उपज के परिवहन के लिए जो ट्रांजिट पास, यानी कि अगर कोई भी लकड़ी या कोई भी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जी अगर उसको जंगल के बाहर ले जाते हैं तो ट्रांजिट पास लेना होता है फॉरेस्ट ऑफिसर्स से, एक लाइसेंस लेना होता है और परमिट इशू करना होता है। तो ये तीनों चीजें अनिवार्य है। सबसे पहला ट्रांजिट पास, दूसरा लाइसेंस और तीसरा परमिट। जी अगर इन तीनों में कोई भी एक चीज नहीं है तो लकड़ी और वन उपज जंगल के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बिना परमिशन के कोई भी लकड़ी की कटाई वगैरह नहीं हो सकती है।
सरकार द्वारा समय समय पर रूल्स और नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं ताकि जिनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वन संपदा का संरक्षण और एक वन का एक रैशनल यूज और इलीगल ट्रेड इसकी रोकथाम करना होता है। जी, जंगल के पेड़ों पर किस तरह से और कब सरकार की संपदा होती है? जब कोई भी क्षेत्र सरकारी अधिसूचना यानी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा एक आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित किया जाता है, तब उस क्षेत्र के सभी पेड़ और वन उपज सरकार की संपत्ति यानी कि सरकार की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन जाते हैं। फॉरेस्ट सेटलमेंट प्रक्रिया के दौरान निजी अधिकार यानी प्राइवेट राइट्स की जांच की जाती है। यदि कोई अधिकार प्रूव नहीं होता तो वे स्वयं ही खत्म हो जाता है यानी वो एक्सटिंग्विश हो जाते हैं अधिकार, और मुआवजा यानी कंपनसेशन के माध्यम से उनको निपटाया जाता है। तो इस प्रकार एक लीगल प्रोसेस के बाद सरकार का ओनरशिप जंगल और पेड़ों पर अधिकार हो जाता है। जी, विलेज फॉरेस्ट क्या होते हैं बताइए। अंकिता जी, विलेज फॉरेस्ट वे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ग्राम समुदाय यानी विलेज कम्युनिटी के प्रबंधन और उपयोग के लिए सौंपा जाता है। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 28 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी भी आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट के भाग को ग्राम वन घोषित कर सकती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो स्थानीय लोगों की भागीदारी यानी पीपल्स पार्टिसिपेशन इसका प्रिंसिपल है, उसके माध्यम से वन संरक्षण यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बढ़ावा देना होता है। क्योंकि अगर देखो सरकार तो फॉरेस्ट को खुद से तो बचा नहीं सकती, तो ये जरूरी है कि जो स्थानीय लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें और जंगल को अपनी संपत्ति मानते हुए जंगल की जो पेड़ है उनका संरक्षण करें, ताकि एक ऐसा कल्चर डेवलप हो कि खुद ही फॉरेस्ट की कंजर्वेशन में लोगों की भागीदारी हो और वो जंगल को बचा सके। ग्राम वन की जो अवधारणा है वो कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट पर आधारित है। इसमें ग्राम पंचायत या ग्राम सभा उन वनों की देखरेख करती है, उनका संरक्षण करती है और एक सीमित उपयोग का अधिकार उनको दिया जाता है। ग्रामीण लोग जैसे ईंधन, फोडर यानी जो चारा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे पत्ते, फल आदि का नियंत्रित उपयोग उसमें रेगुलेटेड यूज कर सकते हैं। विलेज फॉरेस्ट का जो उद्देश्य है वो यह है कि स्थानीय लोग वनों को अपनी संपत्ति कॉमन प्रॉपर्टी समझें और अवैध कटाई या तस्करी को स्वयं रोकें। इससे सरकार और जनता के बीच एक कोऑपरेशन बढ़ता है और यह एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन की अवधारणा को भी मजबूत करता है। तो इसलिए विलेज फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है अधिनियम के अंदर, ताकि लोग भी जागरूक हों और अपने जंगलों को बचाएं। पशु अगर प्रतिबंधित इलाके में चरते विचरते हों तो क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? कोई भी पशु अगर रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया में अगर वो चरता है तो ये अधिनियम के तहत अवैध है। भारतीय वन अधिनियम के साथ साथ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 लागू होता है। अगर कोई भी जो जानवर है, पशु है, वो जंगल में चरता है तो उसके ऊपर भारतीय वन अधिनियम तो अप्लाई होता ही है उस ग्रेजिंग पे। कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 भी उन पे लागू होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत पशुओं को पकड़कर एक कांजी हाउस यानी कि कैटल पाउंड में रखा जाता है। पशु के मालिक से पेनल्टी और कंपनसेशन यानी कि जो भी उसके पशुओं ने वहां नुकसान किया है, जंगल में जो नए पेड़ हैं उनको अगर उन्होंने खा लिया तो उसके ऊपर पेनल्टी, कंपनसेशन और चार्जेस उन लोगों से यानी कि जो पशु है उनके मालिकों से वसूला जाता है। और बार बार ये उल्लंघन करने पर एक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन भी उनके ऊपर हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जब पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस यानी कैटल पाउंड में रखा जाता है तो गांव के अंदर जो ढोल बजाकर ये बताया जाता है कि ऐसे ऐसे पशु पकड़े गए हैं और अगर किसी के पशु हैं तो आप वहां कांजी हाउस में जुर्माना देकर उनको छुड़ा सकते हो। तो अगर 7 दिन तक उन पशुओं को वहां रखा जाता है, अगर 7 दिन तक कोई
उनको लेने या वापस लेने के लिए नहीं आते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि उन पशुओं की एक पब्लिक ऑक्शन के तहत, यानी कि उनकी एक पब्लिक नीलामी के तहत उनको बेच दिया जाता है। तो यानी कि जो भी क्षतिपूर्ति होती है सरकार की, उन पशुओं को बेचकर उसको पूरा किया जाता है। तो अगर तो ये सब कार्रवाई कोई भी पशु जंगल में चरने पर ये कार्रवाई हो सकती है। जी। फॉरेस्ट ऑफिसर पर सरकार क्या शक्तियां और जिम्मेदारियां दे सकती है? फॉरेस्ट ऑफिसर को सरकार द्वारा स्टैट्यूटरी पावर्स प्रदान की जाती हैं, जिसमें सर्च, सीजर, अरेस्ट विदाउट वारंट, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन की शक्ति शामिल है। अगर कोई भी व्यक्ति जंगल में अवैध कटाई कर रहे होते हैं तो उनके पास पावर है कि वो उनको सर्च करें, जो भी वो जो काटने के वो साधन लेके आए हैं उनको सीज करें, और ऐसे लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की भी उनके पास शक्ति है। जांच भी फॉरेस्ट ऑफिसर उसमें खुद ही करते हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेट करें और प्रोसिक्यूशन के लिए वो न्यायालय के अंदर भेज देते हैं। तो इसकी जो जिम्मेदारी है वनों का संरक्षण, यानी कि ये जो शक्तियां दी गई है, इसका जो मेन मुख्य उद्देश्य है कि जो वनों का एक संरक्षण हो, अवैध कटाई की रोकथाम हो, और वनों का जो जो वन कानून है उनका एक सही तरीके से इन्फोर्समेंट हो, ताकि पब्लिक में एक अवेयरनेस आए कि कोई भी अवैध गतिविधि जो जंगल के अंदर होती है उसके ऊपर एक कठोर सजा का प्रावधान है और वो ऐसा करने से डरे। फॉरेस्ट ऑफिसर सरकार और समाज के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं ताकि जंगल की कटाई और अवैध गतिविधियां जो जंगल के अंदर होती हैं उसको समय पर रोका जाए, और लोगों के अंदर एक ये डर हो कि अगर जंगल में कुछ भी अवैध करेंगे तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी। भारतीय वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में अंतर क्या है? भारतीय वन अधिनियम तो होता है जो फॉरेस्ट के अंदर, जैसे कोई भी पेड़ पौधे हैं, जंगल है, लकड़ी है, उनके ऊपर अगर कोई भी जो उसपे जो एक रेस्ट्रिक्टेड यूज का जो दायरा दे रखा है, उसके अलावा बिना परमिशन, बिना परमिट के कोई जंगल में अवैध कटाई करता है या उस काटी हुई लकड़ियों को जंगल से ले जाता है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये अधिनियम होता है। दूसरा जो पशु अधिनियम है, जैसे जंगल के अंदर रह रहे जंगली जानवर, जिसमें शेर है, चीता है, जो सभी तरह के जो पशु उसके अंदर विचरित होते हैं या कोई भी पक्षी है उसके अंदर, उनको कोई हानि पहुंचाता है, शिकार करता है, तो ये उसके तहत कार्रवाई की जाती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, वो फ्लोरा के रिलेटेड है और ये फौना से रिलेटेड है। जी। इस अधिनियम के तहत वन अधिकारियों को क्या शक्तियां प्रदान की जाती हैं? वन अधिकारी के सबसे पहले शक्ति तो होती है सर्च की, यानी कि वो तलाशी ले सकते हैं, फिर उसके बाद जब्ती। अगर उनको लगता है कि कोई भी ऐसा उनके पास जो भी कोई भी इलीगल कार्य करने आया था वन में, तो उनसे जैसे जंगल में काटने आए हैं तो आरी या इस टाइप का कोई भी उनके पास औजार है तो उनको सीज कर सकती हैं। अवैध कटी हुई लकड़ियां हैं उनको भी सीज कर सकती हैं, या उनको लगता है कि जैसे कोई हंटिंग हुई है, यानी कि कोई शिकार हुआ है जंगल में और उनके पास से वो जानवर की स्किन या उनकी हड्डी मिली है, जैसे कई बार हाथी के दांत को वो ले जाते हैं, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को सीज वो कर लेते हैं। और अरेस्ट विदाउट वारंट की पावर भी है, ताकि ऐसे व्यक्ति जो जंगल के अंदर ऐसे अवैध गतिविधियां करते हुए पाए गए हैं तो उनको अरेस्ट विदाउट वारंट का भी उनके पास शक्तियां होती हैं। वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और प्रोसिक्यूट भी करने की उनके अंदर शक्ति होती है, ताकि कोई भी ऐसा कार्य जो होता है तो उसके ऊपर वो जांच कर सकें और प्रोसिक्यूशन के लिए न्यायालय में उसको केस को भेज सकें। जी। अधिनियम के तहत वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं? सबसे पहला तो उपाय किया गया है कि जैसे कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट है तो उसमें जो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का हिस्सा है, जैसे अभी हमने जो आजकल आ रखा था कि सफारी की कुछ
परमिशन दे दी गई है, जैसे कोर 1, कोर 2, कोर 3। जंगल के अंदर एरिया डिवाइड कर देते हैं, जैसे कोर 1 होता है, फिर कोर 2, कोर 3। यानी कोर 1 वो एरिया होता है जहाँ जो जंगली जानवरों की गतिविधियां कम होती है, और वहां पे सफारी और इस टाइप की परमिशन नॉर्मली दी जाती है, ताकि लोग आए वहां पे जंगल को देखें और उनके अंदर एक जंगली जीव और जंगल के प्रति एक ये समझो कि एक बॉन्डिंग डेवलप हो, ताकि कोई भी अवैध कार्य होता है तो लोग भी जागरूक हो और उनको अंदर एक एहसास हो कि जंगल हम सब की संपत्ति है। कोर 2, कोर 3 वो एरिया होते हैं जंगल में जब वहां एंट्री बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड होती है, और वहां जाना ये समझो कि आप जो जंगली जानवर का जो निवास है उसको एक तरह से आप उनकी टेरिटरी में इंटरफेरेंस की तरह होता है। मतलब कि जैसे किसी के घर में आप ट्रेस पासिंग करते हो, सेम वैसा ही होता है। तो कोर 2, कोर 3 का जो मना किया हुआ है कि वहां पे कोई भी किसी तरह का सफारी वगैरह नहीं होगी, क्योंकि वो उनका एक तरह से आवास है जंगली जानवरों का, और वो वहां रहते हैं। जी, राम नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय वन अधिनियम के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।